दोस्तों, लॉन्ग और दिलचस्प मज़ेदार एपिसोड उम्मीद है आपको पसंद आएगी और सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। सारा दिन सदफ और उज़मा के चक्कर में गुजर गया था। इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉलों पर मुझे ताज्जुब भी हो रहा था कि मुझे कॉल आने का पता क्यों नहीं चला, क्योंकि मोबाइल की बेल भी ऑन थी और मोबाइल भी मेरी जेब में था। पहले तो मैं बैक कॉल करने लगा, मगर ये सोचकर मैंने कॉल नहीं की कि अगर सबा का ही नंबर हुआ तो इस वक्त वो दुकान पर होगी। रात को फ़ोन करने का सोचकर मैंने कॉल करने का इरादा मुलतवी कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि सूफ़ी की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो सूफ़ी बोली, अभी तक वापस नहीं आए। मैंने कहा, क्यों, कोई काम था? सूफ़ी बोली, हाँ जी, काम था। मैंने कहा, क्या काम था? सूफ़ी बोली, जेब डालनी थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची? सूफ़ी बोली, सच्ची के बच्चे, बताओ वापस आए कि नहीं? मैंने कहा, आ गया हूँ यार, लव क्यों रही हो? सूफ़ी बोली, आ गए हो तो किधर हो? उधर क्यों नहीं आए? मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले आया था, अभी कमरे में लेटा हुआ हूँ। सूफ़ी बोली, नाज़ी नहीं आई अभी तक? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे, मैं कॉल करके पूछता हूँ। सूफ़ी बोली, तुम कमरे में कर क्या रहे हो? मैंने कहा, करना क्या है? नाज़ी का इंतज़ार करता हूँ, शाम तक पहुँचने का कहा था, 4 बज गए हैं। सूफ़ी बोली, अच्छा, उधर आकर मेरे सामने कॉल करके पूछो कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने कहा, अच्छा जी, आता हूँ। सूफ़ी बोली, जल्दी आ जाना। ये कहकर सूफ़ी ने कॉल बंद कर दी। सूफ़ी के पास जाने की जितनी तलब होती थी, माही की वजह से इस तरफ जाने से कतराने लग गया था। ये नहीं कि सूफ़ी की मोहब्बत में कोई कमी थी, मैं इसे इग्नोर करने लगा था, बस सूफ़ी के सामने माही का सामना करने से गुरेज कर रहा था। खैर, अब तो मुझे जाना ही था। कमरे से निकलकर मैं दूसरी जानिब चल पड़ा। ड्राइंग रूम में सूफ़ी और गुलज़ेब बैठी हुई थीं, जबकि आंटी और माही नज़र नहीं आए। मैंने सलाम करके उनके पास बैठते हुए कहा, आंटी कहाँ हैं? सूफ़ी बोली, अम्मी कमरे में हैं, नमाज पढ़ रही हैं। तभी गुलज़ेब उठती हुई बोली, आपी, मैं भी नमाज पढ़ लूं? सूफ़ी बोली, हाँ, पढ़ लो। गुलज़ेब उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई। शायद इसे थ्री वे में बड़ी बनना पसंद नहीं था, इसलिए नमाज का बहाना करके उठकर चली गई थी। गुलज़ेब के जाते ही सूफ़ी बोली, तुम तो कह कर गए थे कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, फिर सारा दिन कहाँ गुजार दिया? नाश्ता किया था कि नहीं? मैंने कहा, नहीं यार, किस्म से सुबह का भूखा हूँ। ज़मीन पर जो डेरे की इमारत बन रही थी, वहाँ कुछ सामान कम पड़ रहा था, इसलिए वो सामान पूरा करने के चक्कर में सारा दिन गुजर गया। सूफ़ी बोली, यासिर, तुम पागल तो नहीं हो गए? भला ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई थी कि तुम सुबह से भूखे फिर रहे हो? वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा, पहलू कमरे में जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, पहले खाना खा लो, फिर कोई और काम करना। मैं शरारती अंदाज में बोला, यानी बाद वाले काम का भी ज़हन बना लूँ? सूफ़ी घबरा कर उधर उधर देखती हुई धीमे लहजे में बोली, पागल तो नहीं हो गए? कम अज़ कम ये तो देख लो कहाँ बैठे हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। चल लो, कमरे में जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर सूफ़ी मेरा जवाब सुने बगैर ही उठकर किचन की जानिब चली गई। मैं सैकड़ों दफ़ा यहाँ आ चुका था, मगर कभी भी मैंने ख़ास तौर पर माही के कमरे की जानिब नहीं देखा था, मगर आज बेसाख्ता मेरी नज़रें माही के कमरे की तरफ चली गईं, जैसे दिल में चूर हो कि कहीं वो मुझे सूफ़ी के कमरे में जाते हुए देख तो नहीं रही। और ये हकीकत के बरक्स फितरी अमल था। सूफ़ी के कमरे में जाकर बेतकल्लुफ़ी से बेड पर टांगें फैलाकर लेट गया। कुछ देर बाद सूफ़ी खाना लेकर आ गई। मुझे यूं बेतकल्लुफ़ी से टांगें फैलाए देखकर मुस्कुराते हुए बोली, शेख साहिब, ज़रा तकलीफ़ करके अपनी उन बेतहाशा फैली हुई टांगों को समेट ले, ताकि खाना रखने की जगह बन सके। मैंने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए मुंह बिसोर कर टांगें समेटते हुए कहा, अभी तुमने इसका साइज नहीं देखा, जब इसे देखोगी तब इसे देखकर भी यही कहोगी। सूफ़ी हंसते हुए बोली, बेशर्म इंसान, कभी अच्छी बात भी कर लिया करो, हर वक्त तुम्हारी जुबान पर गंदी बातें ही रहती हैं। ये कहकर सूफ़ी खाने की ट्रे मेरे आगे रखने लगी।
मैंने इसकी जानिब देख कर कहा, एक दफा शादी हो लेने दो, फिर तुझसे पूछूंगा कि गंदी बातें हैं, फिर ऐसी बातें सुनकर तुम्हें मजा आता है। सूफी बोली, बस बस रहने दो, आए बड़े शादी करने वाले, मुझे तो लगता है इसी खुशफहमी में बूढ़ी हो जाऊंगी, तब भी तुम यही कहोगे कि एक दफा शादी हो लेने दो। मैंने कहा, अच्छा, अब तेरा ये वहम भी दूर कर दूंगा। सूफी हंसते हुए बोली, कब? मैंने कहा, नाजी को आने दो, वो अपने अबू को लेकर तुम्हारी तरफ आएगी शादी की बात करने। सूफी बोली, जाने दो यार, मैं मजाक के मौड में नहीं हूं, चुप करके खाना खाओ। मैंने कहा, क्यों, तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? सूफी ने गहरी सांस लेकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, बालिफलिफे, ये से सूफी की रूह निकल सकती है, इरादा नहीं बदल सकता। मैंने तो इसलिए कहा है कि एकदम से तुम्हें जोश चलता है, तुम्हारा जोश देखकर तुम्हारी बात पर यकीन करके दिल में खुशफहमी डाल लेती हूं, और जनाब साहिब चंद दिनों बाद इस मौजू को ही भूल जाते हैं। मैंने कहा, यार सच बताऊं, मैं अभी शादी क्यों नहीं कर रहा? दरअसल मैं चाहता हूं कि जमीनों का मसला हल हो जाए और मैं पूरी तरह जमींदारी शुरू कर दूं, और मेरे पास मजीद ढेर सारा पैसा आ जाए, तब धूमधाम से ऐसी शादी करूं कि लोग मुंह में उंगलियां लेने पर मजबूर हो जाएं, और हमारी शादी इस शहर की सबसे आलीशान शादी हो जिसे लोग बरसों याद रखे। सूफी ने पुरसुकून अंदाज में कहा, अच्छा, तो इससे क्या होगा? मैं चौंक कर बोला, मैं इतने मजे लेकर अपनी फीलिंग बता रहा हूं और तुम बड़े आराम से कह रही हो, इससे क्या होगा? मेरा अंदाज देखकर सूफी खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, लो, मैं भी मजे लेकर पूछ लेती हूं, इससे ले क्या होगा? मैं गुस्से से बोला, इससे तेरे अंदर जाएगा, फिर मुझे बुच्चा होगा। सूफी खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, बेशर्म इंसान, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने यही पूछा है कि लोगों को दिखावा करके 100 पैसे ज़ाय करने के और क्या हासिल होगा, तो बता दो। मैंने कहा, तेरे खसम के पास इतने पैसे हैं कि खा ना सके। सूफी बोली, चल लो, मान लिया तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर पैसा अलिफा जुड़ने से बढ़ता नहीं, कम होता है, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए कह रही हूं कि शादी सादगी में ही होनी चाहिए। जो पैसा शादी में फजूल खर्ची करके अलिफा जुड़ना है, इस पैसे को आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रख लो। मीने मुंह बिसोर कर कहा, चल ठीक है, मैं ट्राउजर शर्ट पहनकर नंगे पांव बारात लेकर आऊंगा, और इस वक्त तुम घर की सफाइयां वगैरह करती रहना, तब जिस हाल में भी हो, इसी हाल में तुम्हें बया कर ले जाऊंगा। सूफी बोली, ओके, अब इसी बात पर कायम रहना। मीने कहा, मैं कायम हूं, तुम अपनी फिक्र करो। सूफी बोली, मुझे कोई टेंशन नहीं, वैसे भी मीने उधर से सीलिया चलकर दूसरी जानिब से सीलिया उतरकर अपने ससुराल पहुंच जाना है। ये कहकर सूफी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीने कहा, नहीं जान मन, तुम्हें बया कर इस घर में नहीं लेकर जाना, बल्कि अपनी जान के लिए आलीशान बंगला बनाऊंगा जहां सिर्फ तुम होगी और मैं। सूफी एकदम से संजीदा होती हुई बोली, और अबू? मीने कहा, वो भी तुम्हारे साथ होंगे। सूफी बोली, मगर इस घर को क्या है? इतना शानदार तो बना हुआ है। मीने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम भाभी के साथ रहूं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो किस तबीयत की मालिक है, और रोज रोज की किचकिच मुझे हरगिज भी पसंद नहीं है। सूफी बोली, यानी तुम वाकई संजीदा हो कि अलग घर बनाकर मुझे वहां रखोगे? मी घूरते हुए बोला, तेरा मेरा मजाक है? सूफी ने मुक्का कसते हुए मेरी नक्ल उतारते हुए कहा, आया विदा, तेरा मेरा मजाक है, हर वीले मुसख्खरिया करते रहते हो, तेरा मेरा मजाक है। मीने डरने वाले अंदाज में सहम कर कहा, अच्छा अच्छा पाजी, गुस्सा ना कर, मुआफी दे दे। मेरी बात सुनते ही सूफी खिलखिलाकर हंसने लग गई। बातों के दौरान जहां हंसी मजाक हो रहा था, वहीं में खाना भी खाया जा रहा था। कुछ देर जिनसी मजाक के साथ साथ खाना खत्म करके सूफी बर्तन उठाकर बाहर चली गई। सूफी बर्तन रखकर वापस आकर बोली, यासिर, बाहर आजा, उम्मी नमाज पढ़कर आ गई है। मैंने हम कहकर बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। बाहर निकलते ही एक बार फिर से बेसाख्ता मेरी नज़र माही के कमरे की तरफ चली गई। माही के कमरे पर नज़र डालकर ड्राइंग रूम में आंटी को बैठे देखकर करीब जाकर सलाम किया तो आंटी सलाम का जवाब देते हुए ढेर सारी दुआएं देने लगे। आंटी जैसे जैसे दुआएं दे रही थी, पहली दफ़ा आंटी की दुआएं मुझे बदा लग रही थीं, और इसकी वजह माही थी,
जिसकी वजह से मैं एहसास नदामत में मरा जा रहा था कि अगर आंटी को आसूफी को हमारे रिलेशन का पता चल गया तो जो औरत मुझे अपना बेटा और अपनी इज्जतों का रखवाला समझती है, इसके दिल पर क्या बीतेगी। चलो, सूफी के साथ मेरा जो भी ताल्लुक था, इसके पीछे एक मजबूत रिश्ता बनने की उम्मीद थी, जिसकी वजह से आंटी ने कभी भी सूफी के साथ मेरी बेतकल्लुफी को महसूस नहीं किया था। मगर माही को मैं बहन समझता था और आंटी के सामने ये दावा भी कर चुका था। अब जब हमारे नाजायज ताल्लुक का अगर पता चल जाए तो कियामत से पहले कियामत आ जाएगी। आंटी की नज़रों से तो गिरना था, सूफी को भी हमेशा के लिए खो देना था। पहले तो माही के साथ सिर्फ एक हद तक रिलेशन था, मगर गुज़श्ता रात को जो कुछ हमारे दरमियान हो गया था, शायद इसी वजह से आज आंटी की शफकत और मोहब्बत देखकर एहसास नदामत पैदा हो गया था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं आंटी के सामने सर झुकाए मुजरिम बना अपने गुनाह पर दिल ही दिल में नदामत का इजहार किए जा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सर उठाकर आंटी की तरफ देख सकूं। ऐसी सूरत-ए-हाल तब बुनती है जब आगे वाला मुखलिस हो, तब कुदरती तौर पर एहसास नदामत पैदा हो जाता है। तभी आंटी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। यासिर बेटा, क्या बात है? परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? मैंने चौंक कर आंटी की तरफ देखकर होंठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा, जी, सब खैरियत है, बस सर में हल्की सी दर्द महसूस हो रही थी। आंटी बोली, सर्दी हो गई है, मौसम काफी बदल चुका है, जैकेट वगैरह पहन लिया करो। तुम्हारी बहन भी सुबह को बुखार चलाकर कमरे में पड़ी है। मैं चौंकते हुए बोला, कौन, माही? आंटी बोली, हाँ माही। मैंने कहा, इसे क्या हुआ? कल तो अच्छी भली थी। आंटी बोली, सुबह नहाई थी, नहाकर बाहर लान में चली गई, कुछ ही देर बाद वापस आई तो सर में दर्द होने का कहने लगी, सर दर्द की गोली खाकर लेट गई, साथ ही बुखार हो गया। आंटी के मुंह से बुखार का सुनकर सबसे पहले तो मैंने याददाश्त पर जोर डालकर तसल्ली की कि रात को कहीं जिसकी वजह से ऐसे बुखार चल गया, मगर नहीं, ऐसा तो नाम व निशान नहीं था। याददाश्त पर जोर डालने से तसल्ली हो गई कि ऐसा कोई मंजर नहीं बना था। मैं अपनी कैफियत पर कंट्रोल करते हुए बोला, इसे क्या जरूरत पड़ी थी नहाकर बाहर लान में जाने की? वैसे भी मैंने सख्ती से मना किया था कि इस तरफ कोई ना जाए, फिर वो क्यों गई? आंटी बोली, बेटा, मैं क्या करूं? मैंने मना भी किया था कि यासिर बेटा ने बाहर जाने से रोका है, मगर वो कहा किसी की सुनती है, अब सर्दी लगवा कर पड़ी है। मैंने कहा, आंटी, आपकी बात ठीक है, मगर मैंने जिस वजह से मना किया था, वो कोई मामूली वजह नहीं है कि इसे नज़रअंदाज किया जाए। आंटी बोली, चलो बेटा, गलती हो गई, अब मैं सख्ती से रोकूंगी, अगर ना मानी तो फिर तुम खुद ही इसे समझा देना। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुला लूं? तभी पीछे से सूफी की आवाज आई, नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, हल्का सा बुखार है, इसे टैबलेट दी है, रात तक ठीक हो जाएगी। साथ ही सूफी चाय की ट्रे पकड़े नुमुदार हुई और ट्रे टेबल पर रख कर बोली, जब किसी का कहना नहीं मानना तो फिर यही हाल होना है। मैंने कहा, यार, तुम ही इसे समझा देती कि उधर जाना ठीक नहीं है। सूफी ने कप उठाकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, वो अम्मी का कहना नहीं मानती तो मेरा क्या खाक मानेगी। मैंने कहा, ओके, इसे जरा ठीक होने दो, फिर मैं ही अपने तरीके से समझाऊंगा, देखता हूं कैसे इस तरफ रुख करती है। सूफी बोली, अंदर कमरे में लेती है, जाकर इसका हाल पूछ लो और इसे समझा भी देना। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, नाजी लोग आने वाले हैं, और यार, मैंने तो फोन करना था। ये कहकर कप टेबल पर रखकर जेब से मोबाइल निकालकर अरसलान भाई के नंबर पर कॉल मिला दी। चंद बैलों के बाद अरसलान भाई की आवाज़ सुनकर मैंने सलाम करके हाल अहवाल पूछकर नाजी के बारे में पूछा तो अरसलान भाई बोले, वो तो 12 बजे निकल गए हैं, अभी तो पहुंचने वाले होंगे। मैंने कहा, उन्हें तो वाकई अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं, नाजी के पास मोबाइल है? अरसलान भाई बोले, नहीं, इसके पास नहीं है, तुम सलमान को कॉल कर लो, वो उनके साथ ही आ रहा है। मैंने चौंकते हुए कहा, अच्छा, जी ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं। अरसलान भाई बोले, पूछकर मुझे बताना कि वो किधर पहुंच गए हैं। मैंने जी बेहतर कहकर कॉल बंद कर दी। सूफी बोली, क्या कह रहे थे? मैंने कहा, अरसलान भाई को कॉल की थी, वो तो कह रहे हैं कि 12 बजे निकल गए हैं और अभी 5 बजने वाले हैं, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए।
ये कहते हुए मैं सलमान का नंबर तलाश करने लगा। सलमान का नंबर आते ही मैंने कॉल मिला दी। चंद बैलों के बाद कॉल अटेंड होने पर सलमान बोला, मैं शुक्रमंद हूं नूनगुना के आज मेरे वीरे दी मैनो कॉल आ गई। मैंने कहा, पहले ये बता के किधर पहुंचे हो। सलमान बोला, तुम्हारे आलीशान घर के गेट के बाहर गाड़ी रुकी है। मैंने तो सोचा था कि सरप्राइज दूंगा, मगर तुमने 2 मिनट पहले ही कॉल करके मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। मैंने कहा, अरसलान भाई को कॉल की थी, उन्होंने बताया कि 12 बजे निकले हैं, इसलिए मुझे तशवीश होने लगी कि इतना लेट हो गए। सलमान बोला, रास्ते में तरक का तरिल्ला उल्टा हुआ था, 1 घंटा तो ट्रैफिक में फंसे रहे। मैंने कहा, ओके, मैं अभी आया। ये कहकर मैंने कॉल बंद करके उठते हुए कहा, वो लोग आ गए हैं। सूफी बोली, चाय तो पी लो। आंटी बोली, नहीं बेटा, इसे जाने दो, नाजी पहली दफा आ रही है, इसका इस्तकबाल तो करे। सूफी बोली, रुको, मैं भी साथ चलती हूं। मैंने कहा, साथ में सलमान है। सूफी बोली, बस वही है, तुम्हारी कजिन भी है जो सलमान के मेरे साथ आने पर एतराज करे। मैंने गहरी सांस लेकर बेबसी से मुट्ठियां भींचते हुए आंटी की तरफ देखने लगा। आंटी ने सूफी को डांटते हुए कहा, सूफी, तुम पागल तो नहीं हो गई? इसका कजिन तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि तुम इसकी मंगेतर होकर इसके साथ रह रही हो। यासिर बेटा, तुम जाकर उन्हें देखो। मैंने जी आंटी कहकर सूफी की तरफ देखा तो सूफी घूरती हुई बोली, तुम चल लो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूं, देखती हूं कैसे अपनी कजिन का इस्तकबाल करते हो। सूफी को अला की टेंशन पड़ गई थी कि शायद वो भी साथ आई है, मगर अब इसे क्या पता कि सलमान अकेला आया है। मैंने कहा, आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ। सूफी जल्दी से आगे बढ़ती हुई बोली, चल लो, मैं तो पहले ही कह रही हूं। आंटी गुस्से से बोली, सूफी, तुमने बाज नहीं आना अपनी हरकतों से? अगर यासिर की कजिन आई भी है तो तुझे क्या मसला है? चुप करके बैठी रहूं यहां। सूफी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती हुई बलबलाती हुई, पता नहीं क्या कहती हुई वापस चली गई। जबकि मैं मोबाइल पर अरसलान भाई का नंबर मिलाकर मोबाइल कान के साथ लगाए तेज तेज सीलियां छिलांगते हुए ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से सूफी की तंजिया आवाज कानों में पड़ी, ध्यान से जाओ, कहीं कजिन से मिलने की खुशी में गिर कर दांत ना नकलुवा लेना। सूफी की तंजिया बात सुनकर मैं लम्हा भर के लिए रुका, मगर आंटी को बोलते देखकर सूफी से उलझने की बजाय सीलिया चलता हुआ ऊपर पहुंचकर अरसलान भाई को नाजी लोगों के पहुंचने की खबर दे दी। दूसरी जानिब पहुंचकर जैसे ही सीलिया उतरने लगा तो सामने नजर पड़ते ही मेरे कदम रुक गए, क्योंकि पहली नजर ही अबीरा पर पड़ी थी। ग्रे कलर में लेकिन का प्रिंट शर्ट पहने हुए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होंठ बगैर लिपस्टिक के गुलाब की पंखुड़ियां लग रहे थे। अबीरा ने बहुत शर्ट पहन रखी थी, साथ ही इसने ब्लैक रंग का टाइट्स पहन रखा था। घर में तो वो इससे भी ज्यादा एडवांस थी। अबीरा ने भी मुझे देख लिया था, साथ ही वो जेर लब मुस्कुराने लगी। इसके गालों पर बढ़ती सुर्खी बता रही थी कि मुझे देखते ही इसे कुछ याद आ गया है। मगर इसका आना मेरे लिए ताज्जुब के साथ बड़ा सरप्राइज भी था, क्योंकि मैं तो ये समझ बैठा था कि अबीरा मुझसे नाराज हो गई है, इसीलिए इसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है, इसलिए इसका आना तो मेरे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था। जबकि सलमान मुझे देखते ही अपने शौक भरे मखसूस अंदाज में वहीं से बाजू फैलाकर मेरी जानिब बढ़ने लगा। नाजी ने अपने बेटे को उठा रखा था, जबकि जरीना और शगो उनके बैग संभालने में मसरूफ थीं। सलमान की वजह से मैं अबीरा से नजरें हटाकर दूसरी जानिब देखकर तसल्ली करने लगा कि कहीं वो चरबैल सबीहा तो नहीं आई, मगर फी अलहाल तो वो नजर नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा हौसला मिल गया। सलमान को आता देखकर मैं तेज तेज सीलियां उतरता हुआ नीचे जाने लगा। नीचे पहुंचकर सलमान के साथ गर्मजोशी से बगलगीर हुआ। नाजी के सर पर प्यार देने के बाद अबीरा के साथ हाथ मिलाया तो इसके नाजुक हाथ को पकड़ते ही मेरे वजूद में जरी सी पैदा हो गई, मगर मजबूरी थी, ज्यादा देर तक हाथ नहीं पकड़ सकता था और ना ही इसके हसन की तारीफ में कुछ कह सकता था। अबीरा का हाथ छोड़कर मैंने नाजी से इसके बेटे को पकड़कर इसका मुंह चूमते हुए दुआया कलिमात कहे। फिर पूछा, मेरे भांजे का क्या नाम रखा है? नाजी बोली, इसका नाम मैंने अरमान रखा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यारा नाम है, अरसलान भाई के नाम के साथ भी मिलता है। सलमान जल्दी से बोला, मुझसे भी मिलता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मिलता है, मगर हरकतें तुमसे ना मिले।
मेरी बात सुनकर अबीरा हंसती हुई शोखी से बोली, मैं भी यही दुआ करती हूँ। सलमान मुंह बसूरती हुई बोला, लो जी, सब यही कहते हैं कि मेरी हरकतें बहुत बुरी हैं। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा, बैठ तो जाओ। अबीरा घर का जायजा लेती हुई बोली, वाट ए स्वीट होम, यासिर, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है। सलमान बोला, खूबसूरत नहीं, शानदार है। वाह यासिर भाई, तुम तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो। बाहर दर्जनों मुसल्ला गार्ड, वीगो डाला और हंडा सिविक कार, इतनी शानदार कोठी। अबीरा बोली, बस बस, नजर ना लगा देना। मैं हंसते हुए बोला, मेरे भाई की हरकतें जरूर गंदी हैं, मगर इसकी नजर इतनी भी गंदी नहीं है जो लग जाएगी। मेरी बात सुनकर अबीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि सलमान खसियाना सा होकर मेरी जानिब देखने लग गया। तभी अबू कमरे से निकले तो सब अबू की जानिब मुतवज्जे होकर उनसे मिलने में मसरूफ हो गए। इस दौरान में भाई कैसर को गायब देखकर बोला, भाई बाहर हैं क्या? नाजी बोली, नहीं, भाई नहीं आए, उन्हें तो भाभी को लेने चला गया था, कह रहे थे कि भाभी ने कहा था कि वापस आकर मुझे ले जाना। मीने हम कहकर खामोश हो गया। अबू से मिलने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। मैंने मजीद तसल्ली के लिए खदीजा के बारे में पूछ लिया कि वो क्यों नहीं आई। नाजी बोली, आप ही ने तो आने की बहुत कोशिश की थी, मगर अम्मी ने नहीं आने दिया, क्योंकि पीछे घर में खाना पकाने वाला काम किसको सौंपना था। मैं दिल में शुक्र अदा करते हुए हम कहकर सलमान की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, और सुनाओ, पढ़ाई मुकम्मल हो गई अभी जारी है? सलमान बोला, बस ये लास्ट ईयर है, इसके बाद बैंक में अकाउंटेंट की जॉब लग जाएगी। मीने कहा, जहां अरसलान भाई जॉब कर रहे हैं वहां किसी और बैंक में? सलमान बोला, इसी बैंक की दूसरी ब्रांच गुजरावाला में है, वहां मेरी जॉब लगेगी। अरसलान भाई मैनेजर हो गए हैं, इसलिए ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। मीने कहा, अरसलान भाई तो कले में ही जॉब कर रहे हैं ना? सलमान बोला, हाँ जी, वो तो उधर ही हैं। मैंने तो कहा था कि मुझे भी अपने पास ही रख ले, मगर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पास रखा तो उनके लिए मसला बन सकता है, इसलिए उनकी सिफारिश से मुझे दूसरी ब्रांच में जॉब मिल जाएगी। मीने हम कहकर कहा, यार, तुम मजीद पढ़कर कोई कोर्स कर लेते, डॉक्टर या इंजीनियर। सलमान बोला, मेरा मजीद पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, बस इतना ही काफी है। और अब सुनाई, आप बता रहे थे कि अपने जमीनें खरीदी हैं, कैसा काम चल रहा है? मीने कहा, अभी तो जो गांव वाली जमीन है, इसमें पहली फसल उगाई है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इसके अलावा 100 एकड़ से जायद जमीन और भी है, उधर अभी तक कोई फसल नहीं उगाई। सलमान बोला, वाह यासिर भाई, इतने कम वक्त में आपने इतनी तरक्की कर ली है। मीने कहा, बस ऊपर वाले की दीन है, जिस पर मेहरबान हो जाए। अबीरा झट से बोली, मुझे जमीनें देखने का बहुत शौक है। सलमान बोला, जब हम गांव जाते थे तब यासिर भाई हमें लोगों की जमीनें दिखाने के लिए लेकर जाते थे, अब तो अपनी जमीनें हैं, खूब इंजॉय करेंगे। मीने कहा, हाँ बिल्कुल, जब कहोगे चले जाएंगे। इस दौरान जरीना और शगो चाय और लवाजमात लेकर आ गईं। चाय पीने के दौरान हमारे दरमियान गुपशप होती रही। इस दौरान मुझे इस बात की टेंशन पड़ गई थी कि उन लोगों को सूफी की तरफ कैसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि सूफी ने खाने का अरेंज किया हुआ था। अगर अकेला सलमान होता तो और बात थी, ये अबीरा को साथ लेकर जाता तो इसने सारी रिपोर्ट खदीजा को और खाला जान को दे देनी थी, और सबीहा मुझे शादी करने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अगर वो खाला जान को अपनी पसंदीदगी का इजहार कर भी देती तो अब तो खाला जान ने ना सिर्फ खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल करना था, बल्कि उन लोगों ने नाजी पर भी दबाव डालना था कि वो ये रिश्ता हर सूरत में करवाए, और नाजी पहले ही मेरे साथ इस अंदेशे का इजहार कर चुकी थी। चाय खत्म की तो मैंने नाजी को आंख से इशारा करते हुए साइड पर आने का कहा और सलमान से 2 मिनट में वापस आता हूं कहकर उठकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद नाजी कमरे में दाखिल हुई तो मैंने इसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया कि सूफी लोग दूसरी जानिब रहते हैं और उन्होंने खाने का इंतजाम किया हुआ है, अब अबीरा को कैसे लेकर जाऊं। नाजी बोली, चल लो, ये तो अच्छी बात है कि सूफी भाभी और उनकी फैमिली उधर ही रह रहे हैं, मगर आपने उन्हें खाना बनाने से रोक देना था। अब खाना इस तरफ भी नहीं मंगवा सकते, क्योंकि सूफी भाभी ने इतनी मोहब्बत से बनाया होगा, अगर ना गए खाना मंगवाने का कहा तो उनका दिल टूट जाएगा कि हम उन्हें गैर समझते हैं। मी ने कहा, यही तो मुझे टेंशन है,
अगर मुझे पहले मालूम होता कि अबीरा ने साथ आना है तो मैं इसे खाना बनाने से मना कर देता, मगर तुमने भी मुझे नहीं बताया कि ये दोनों साथ आ रहे हैं। नाजी बोली, कैसे बताती? सुबह तक मुझे यही कन्फर्म था कि मैं अकेली जाना है। सुबह 10 बजे दोनों का अचानक प्रोग्राम बन गया। अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी। वैसे भी सलमान को तो आपके और सूफी भाभी के बारे में पहले से पता है, और रही अबीरा, इसे फी अलहाल ये मत बताना कि सूफी भाभी अब की मंगेतर है। मी ने कहा, तो फिर क्या बताऊं? नाजी बोली, मैं खुद ही इसे समझा दूंगी कि सूफी भाभी मेरी क्लास फेलो है, इसलिए इसने मेरी दावत की है, और इसके अलावा हमारा ताल्लुक फैमिली मेंबर जैसा है। अगर वो अब से पूछे तो अब भी इसे यही बता देना। नाजी की सोच को सलाम करते हुए बोला, वाह मेरी बहन, क्या कमाल का आइडिया दिया है। भला सलमान का क्या करे? नाजी बोली, आप इसे समझा देना कि अबीरा से कोई बात ना करे। इसी दौरान मोबाइल की बेल बजी तो मैंने मोबाइल निकाल कर नंबर देखा तो सूफी की कॉल थी। मैंने कॉल अटेंड करके खुद बात करने की बजाय नाजी की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, ये लो, सूफी की कॉल है, बात कर लो। नाजी ने हेलो कहने के बाद सलाम दुआ के बाद जब अपना तारुफ करवाना शुरू किया तो मैं समझ गया कि सूफी ने नाजी को पहचाना नहीं होगा। तारुफ करवाते ही दोनों में खुशगुपियाँ शुरू हो गईं। नाजी ने जब ये कहा कि मेरे साथ सलमान और छूती कजिन अबीरा आई है, साथ ही नाजी बोली, नहीं, खदीजा नहीं आई, पीछे घर में खाला जान अकेली थी, इस वजह से इसे रुकना पड़ा। नाजी की बातें सुनकर मैं समझ गया कि सूफी तसल्ली करने के लिए खदीजा के बारे में पूछ रही है। नाजी सूफी के साथ बातों में मसरूफ थी कि दरवाज़ा खटखटाया गया और सलमान झांकते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने चौंक कर इसकी जानिब देखते हुए कहा, आ जाओ, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? सलमान अंदर दाखिल होते हुए बोला, इसलिए कि आप लोग कोई पर्सनल गुफ्तगू ना कर रहे हों। मैंने कहा, शर्म तो नहीं आती? तुम कौन से गैर हो? साथ ही मैंने सलमान को बैठने का कहा और खुद भी इसके साथ सोफे पर बैठ गया। सलमान ने कमरे की सेटिंग और बेशकीमत फर्नीचर को देखकर तारीफें करना शुरू कर दी। सलमान का लहजा और इसकी आंखों में हसरत की चमक देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं पहली दफ़ा खाला जान के घर गया था। तब उनका घर और कमरों को देखकर मैं भी यूं ही हसरत भरे अंदाज में एक एक चीज़ को देखते हुए तारीफें कर रहा था। आज मुझ पर यह वक्त था कि खाला जान का घर मेरे लिए मामूली हैसियत रखता था, और मेरी जगह सलमान बैठा मेरे घर और मेरे कमरे को हसरत भरी नज़रों से देखकर तारीफों के पिल बांधे जा रहा था। तभी नाजी ने कॉल बंद करके फ़ोन मुझे पकड़ाते हुए कहा, कॉल बंद हो गई है। सलमान बोला, किसी की कॉल थी? मैंने कहा, तेरी होने वाली भाभी की। सलमान शोखी से बोला, वाह भाई वाह, अकेले अकेले बात करवा दी है, इस नाचीज देवर का भी आखिर कोई हक है। मैंने कहा, यार, नाराज क्यों हो रहा है? तुम्हें रूबरू ले जाकर बात करवा दूंगा। वो कौन सी कहीं दूर रहती है, उधर दूसरी जानिब उनकी कोठी है। सलमान बोला, वाह यार, जहां तक मुझे याद है पहले तो वो छोटे से घर में रहती थी। मैंने नाजी को बाहर जाने का इशारा किया कि कहीं अबीरा भी पीछे ही ना आ जाए। नाजी के बाहर जाते ही मैंने सलमान को सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए इससे रिक्वेस्ट की कि अबीरा को मेरे और सूफी के बारे में ना बताए। सलमान बोला, यासिर भाई, अब टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कौन सी पहले बताया है जो अब बताऊंगा? मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब अपने सूफी भाभी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है तो फिर छुपा क्यों रहे हो? मैंने कहा, यार, छुपा नहीं रहा। दरअसल वो अलग रहती होती तो फिर कोई मसला नहीं था। अब वो इधर साथ वाले घर में रहती हैं। वैसे तो उनका अलग पोर्शन है, मगर जब तुम देखोगे तो तुम्हें यही लगेगा कि उनका पोर्शन भी कोठी का हिस्सा है। अब ऐसे हालात में अगर अबीरा को पता चला कि सूफी मेरी मंगेतर है तो वो घर जाकर खाला जान को बताएगी, और मैं नहीं चाहता कि सूफी के मुतालिक ऐसी बातें गर्दिश करने लगें कि शादी से पहले ही हम एक साथ रहते थे। जब शादी का टाइम आएगा तब मैं खुद ही सबको बता दूंगा। सलमान ने गहरी सांस लेकर कहा, आई सी, अब समझा। खैर, मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, किसी को पता नहीं चलेगा, मगर एक शर्त पर। मैं मुस्कुराते हुए बोला, कौन सी शर्त? सलमान बोला, अमरूद खिलाओगे, वो भी बाग में जाकर। मैं खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, जा यार, कोई हाल नहीं तेरा, अब तेरे वीर में इतना दम है कि बाग खुद चलकर यहाँ आ जाएगा। सलमान बोला, नहीं यार,
मैं उन पुराने दिनों को इंजॉय करना चाहता हूँ जब हम गाँव आए थे और अब हमें अमरूद के बाग में लेकर गए थे। मी ने कहा, ओके, कल चलेंगे। और कुछ? सलमान ने तन भी बोली, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अबीरा की आवाज़ आई, कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है, वो भी छप छप कर। अबीरा की आवाज़ सुनकर हम दोनों दरवाजे की जानिब मुतवज्जे हुए। अबीरा ने बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करते हुए अंदर दाखिल होकर हमारे सामने आकर बेड पर बैठ गई। सलमान ने मेरी जानिब देखकर कहा, यासिर भाई, वैसे एक बात है, लड़कियां चाहे जितना भी पल जाएं, उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं आएगी कि किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हुआ जाता। अबीरा ने घूरते हुए कहा, तुझ में जारी है।